वेलकम टू स्टडी 92 अमृतसर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 अमृतसर में। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आज जो हम लोग रीड करने वाले हैं वह भूगोल हम लोग पढ़ने वाले हैं, वह भी क्लास 10th यानी कि ज्योग्राफी। पहला अध्याय जो है आपका संसाधन एवं उपयोग जो है आज हम लोग रीड करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका है ये संसाधन। आप लोग के मन में एक बात उठता होगा कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन है क्या, संसाधन हमारे लिए क्यों जरूरी है। ऐसा ख्याल जो है आपके मन में आता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी आप मेरा वीडियो जो है आप अपने मोबाइल में देख रहे हो, वीडियो जो है आप मोबाइल में देख रहे हो, वो वीडियो जो है और वह जो मोबाइल है वह क्या हुआ, आपका संसाधन हुआ। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, तो यह क्या हुआ, आपका संसाधन हुआ। यानी घर बैठे जो है आप स्टडी कर रहे हो, किसके बदौलत, तो मोबाइल के बदौलत। तो वही चीज जो है संसाधन हुआ। यानी कि मनुष्य की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होना क्या होता है, संसाधन होता है। यानी कि आप धरती पे, इस धरती पे जो है जो भी आप उपयोग करते हो वह क्या है, संसाधन है। हम जानेंगे संसाधन से रिलेटेड कुछ बातें कि संसाधन को जो है हम दो भागों में वर्गीकृत किए हैं। पहला आप देख सकते हो कि प्राकृतिक संसाधन दिया गया है, और दूसरा जो है मानवीय संसाधन दिया गया है। अब प्राकृतिक संसाधन क्या कहता है और मानवीय संसाधन क्या कहता है। तो प्राकृतिक संसाधन वह होता है जो हमें प्राकृतिक द्वारा दिया हुआ जाए, वह होता है क्या, प्राकृतिक संसाधन। और मानवीय संसाधन वह होता है जो मानव खुद निर्मित करता है, वह होता है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो दिया गया है यहाँ नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा क्या दिया गया है आपका अनवीकरणीय संसाधन। अब आप सोच रहे होंगे कि नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन क्या है। तो नवीकरणीय संसाधन जैसे आपको मैं बता दूं कि पवन ऊर्जा, नवीकरणीय संसाधन जो हो जाएगा आपका पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेड़ पौधे जो हैं क्या होंगे, यह नवीकरणीय संसाधन होंगे आपके। अनवीकरणीय संसाधन क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कोयला, खनिज तेल, खनिज, पेट्रोलियम, ये सभी क्या है, एक अनवीकरणीय संसाधन है। ओके, अब देखिए नवीकरणीय संसाधन को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला यहाँ भाग देखेंगे हम कि सतत अथवा प्रवाह, पवन एवं जल संसाधन, यह नवीकरणीय के क्या है, पार्ट्स है। इसे दो भागों में बांटा गया है। और दूसरा भाग बांटा गया है क्या, जैव संसाधन। यहाँ दूसरा भाग क्या बांटा गया है, जैव संसाधन। अब थोड़ा सा आगे हम चलेंगे, जब चलेंगे हम, तो हमें एक चीज और देखने को मिलेगा कि जैव संसाधन को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो दिया गया है यहाँ प्राकृतिक एवं वनस्पति संसाधन, और दूसरा दिया गया है क्या, वन जीव संसाधन। जीव संसाधन के अंतर्गत आता है प्राकृतिक, वनस्पति एवं वन जीव। अब देखेंगे हम मानवीय संसाधन, यानी मानव जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कुछ निर्मित करता है वह होता है क्या, मानवीय संसाधन। जैसे कि लिए मानव अभी मोबाइल बनाया है तो हम यूज कर रहे हैं, तो यह क्या हुआ, मानवीय संसाधन हुआ। जो चीज मानव ने निर्मित किया है वह होता है क्या, मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला संरचनात्मक एवं संस्थाएं, यानी संरचनात्मक एवं संस्थाएं क्या होती है कि जिसके अंतर्गत रहकर कोई वस्तु का निर्माण किया जाए, वह क्या होता है, संस्था होती है। यानी कि मान लीजिए कि इसरो जो है, हमारे देश की इसरो वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, वहां से क्या होता है कि मानव निर्मित करता है कि हमें अंतरिक्ष पे जाना है, तो हमें कौन कौन से संसाधन जो है लेके जाएंगे ताकि जो है अंतरिक्ष पर हम आराम से रह सकेंगे। और जैसा हम रॉकेट बनाएंगे उससे हम जल्दी से पहुंच जाए। तो यह जो है मानव निर्मित खुद करता है, मानव उपभोग खुद करता है। तो यह जो है संरचनाएं एवं संस्थाएं होंगे। अब उसके बाद दूसरा पार्ट जो दिया गया है यहाँ पे, मात्रा एवं गुणवत्ता।
अब देखिए मात्रा एवं गुणवत्ता क्या होती है कि कितना मटेरियल जो है हम उसमें डालें ताकि उसकी गुणवत्ता बने रहे। अगर मान लीजिए कि मानव निर्मित करता है कोई वस्तु का जो है मैं नाम लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं एक वस्तु, जैसे के लिए हम ले ले मानवीकृत संसाधन में स्कूल हमें बनाना है। चलो जिस विद्यालय में हम पढ़ते हैं उस विद्यालय को जो हमें बनाना है। अब इस विद्यालय को बनाने के लिए कितनी मात्रा में हम सीमेंट यूज करेंगे, कितनी मात्रा में जो है हम बालू यूज करेंगे, कितना जो है हम ईंट यूज करेंगे, कितना जो है हम सरिया यूज करेंगे, तो यही होगी मात्रा एवं गुणवत्ता कि इस मटेरियल को हम यूज करेंगे ताकि मेरा भवन जो है वो अच्छे से बने और ज्यादा दिन तक टिके रहे। तो ये होता है मात्रा एवं गुणवत्ता। अब देखेंगे हम कि अनवीकरणीय संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। देखिए यहाँ दिया गया है पुनः चक्रीय, जैसे के लिए क्या दिया गया है आपके पास धातु, यह पुनः चक्रीय है। अनवीकरणीय संसाधन कोयला जैसे हुआ पुनः चक्रीय संसाधन हो जाएगा, आपका खनिज तेल हुआ ना। अचक्रीय संसाधन यानी इसके दो पार्ट जैसे जीवाश्म और ईंधन, यह जो होंगे क्या होंगे आपके अचक्रीय संसाधन। यहाँ कोई किसी बच्चों को कोई दिक्कत है, कोई किसी को दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट करके बताएं कि हाँ सर मुझे यहाँ कोई दिक्कत हो रही है, नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। और पूरे जो है ज्योग्राफी जो है हम लोग यानी कि भूगोल जो है हम पूरे लेसन जो है कंप्लीट करेंगे। और भूगोल खत्म होने के बाद जस्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद लोकतांत्रिक शास्त्र पढ़ेंगे, उसके बाद आपदा पढ़ेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलते हैं हम फिर आगे और नेक्स्ट टॉपिक पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब यहाँ आया है आपके सामने संसाधन, आप यहाँ देख सकते हो कि क्या आया है आपके सामने संसाधन। अब संसाधन बेटा होता क्या है, इस चीज को हम थोड़ा सा जानेंगे। यानी मानव जीवन के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या होती है, संसाधन होती है। अब मानव के जीवन में यानी हम भी मानव हैं और आप भी मानव हैं, आपके जीवन में जो भी वस्तुओं का जो है आप उपयोग करेंगे वह क्या होगा, संसाधन होगा। देखिए जैसे के लिए यहाँ दर्शाया गया है भूमि, तो क्या भूमि हमारे लिए उपयोगी है, हम इसका उपयोग कर सकते हैं? तो आप बोलिएगा यस सर, इसका उपयोग जो है हम कर सकते हैं, क्योंकि भूमि पे हम रहते हैं, भूमि पे हम मकान बनाएंगे, भूमि से जो हम कृषि करेंगे ताकि मेरा भोजन जो है चल सके। वही मृदा बताया गया है, नहीं मिट्टी। जल भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खनिज भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और अन्य वस्तुएं भी हमारे लिए जरूरी है। जैसे जल के बिना जो है कोई वस्तु जो है जीवित नहीं रह सकता है, यानी मानव हो या जीव जंतु हो, मानव हो या जीव जंतु हो, मानव हो या जीव जंतु हो, मानव या जीव जंतु, क्या दोनों वस्तुएं सॉरी दोनों प्राणी जो है क्या जीवित रह सकते हैं जल के बिना? बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। क्या खनिज हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं है? जरूर उपयोगी है, क्योंकि है यह हमारी आवश्यकताओं की क्या करता है, पूर्ति करता है। खनिज खनिज हमारी आवश्यकताओं क्या करता है, पूर्ति करता है। अगर खनिज हमारे लिए समाप्त हो जाए तो क्या हम कोई उपयोग वस्तु को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जैसे के लिए आप यहाँ एग्जांपल के जैसे आप बाइक चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल भी जो है खनिज के द्वारा ही चलेगा, यानी कि पेट्रोलियम नहीं होगा तो क्या आप मोटरसाइकिल यूज करिएगा, कर पाइएगा? बिल्कुल नहीं यूज कर पाइएगा। तो खनिज भी हमारे लिए क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंस है। तो जो भी चीज जो है हम यूज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए वह क्या होता है, संसाधन होता है। अब यहां दर्शाया गया है आपके सामने, यहां देख सकते हैं कि संसाधन के का वर्गीकरण, यानी संसाधन को जो है कितने भागों में बांटा गया है, संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो संसाधनों के वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर बांटे गए हैं। देखिए पहला यहाँ दिया गया है 1 नंबर, उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक संसाधन, और दूसरा दिया गया है यहाँ कि उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन, और तीसरा दिया गया है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, समुदाय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो इस चीज को जरूर आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए कि संसाधनों के वर्गीकरण, संसाधनों के वर्गीकरण कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है।
तो आप लोग याद रखिएगा कि 3 भागों में जो है इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला जो है आपके पास याद रखिएगा उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा जो है उपयुक्तता के आधार पर, और तीसरा जो है स्वामित्व के आधार पर। अब यहाँ देखेंगे जैविक और अजैविक क्या होता है, नवीकरणीय और नवीकरणीय क्या होता है, व्यक्तिगत क्या होता है, समुदाय क्या होता है, राष्ट्रीय क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय क्या होता है। यह जरूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे कि जैविक संसाधन किसे कहते हैं और जैविक संसाधन किसे कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ बेटा कि मुझे नवीकरणीय संसाधन के बारे में जानना है, तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। तो यह चीज आप अगर जानिएगा तब दूसरे को बताइएगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके सामने है। अब यहाँ हम देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। लीजिए भाई, अब तो यहाँ आ गया आपके पास में कि उत्पत्ति के आधार पर 2 संसाधन को बांटा गया है। एक आपको पता है कि जैव संसाधन और दूसरा पता था अजैव संसाधन। ये तो बात आपको पता ही थी, तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करिएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उत्पत्ति के आधार पर 2 ही संसाधन को बांटा गया था। एक पहला बांटा गया था जैव संसाधन और दूसरा बांटा गया था मेरा क्या, अजैव संसाधन। अब हम जानेंगे कि जैव संसाधन होता क्या है। तो ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होता है। ऐसे संसाधनों की प्राप्ति किससे होती है, जैव मंडल से होती है। उसे हम क्या कहेंगे, जैव संसाधन। इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं जैव संसाधन के अंतर्गत। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया गया है पहला क्या, मनुष्य, उसके बाद दिया गया है वनस्पति, मत्स्य मतलब होता है मछली पालन, पशुधन मतलब पशुओं को पालना, एवं अन्न प्रणाली, समुदाय इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं जैव संसाधन के अंतर्गत। यानी जैव मंडल पर जितने भी वस्तुएं आपको दिखती हैं जिसका जो हो क्या हो, सजीव हो, जो क्या हो, सजीव हो। यहाँ टॉपिक पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो क्या है बिल्कुल सजीव हो। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, जो क्या है बिल्कुल सजीव हो। मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो जैव मंडल में जैव संसाधन में संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होता है। इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद हो। तो सभी सजीव के लक्षण किसमें मौजूद होते हैं बेटा, सभी सजीव के लक्षण जो है किसमें मौजूद होते हैं। तो देखिए मनुष्य जो है सजीव है, वनस्पति भी जो है सजीव है, यानी पेड़ पौधे भी जी क्या है मेरे लिए सजीव है, मछली क्या है सजीव है, जिसमें प्राण हो वो सजीव होता है, पशुधन यानी कि पशु जो है गाय भैंस आदि, ये सभी क्या होते हैं, जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे हम क्या, अजैव संसाधन। यानी अजैव संसाधन होता क्या है कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। यहाँ देखिए बहुत अच्छा पॉइंट बताया गया है कि निर्जीव, याद रखिए कि अजैव संसाधन में जो है निर्जीव वस्तुएं आते हैं। अजैव संसाधन में निर्जीव वस्तुएं जो है आते हैं। जैसे के लिए यहाँ बताया गया है कि निर्जीव वस्तु कौन कौन सी हो सकती है, चट्टाने, धातु एवं खनिज, ये क्या है, सभी निर्जीव वस्तुएं हैं। धातु जितने भी होते हैं क्या होते हैं, निर्जीव वस्तु होते हैं। खनिज जितने भी हो क्या हो, क्या हो, निर्जीव वस्तु है। चट्टाने जितनी भी मिलती हैं आपको क्या होते हैं, ये निर्जीव वस्तुएं होते हैं। तो यहाँ किसी को कोई भी इस टॉपिक में दिक्कत है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखेंगे, उपयुक्तता के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। और उपयुक्तता के आधार आपको मैंने बताया कि इसके 2 आधार होते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन, एक अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन बेटा क्या होता है, अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। नवीकरणीय संसाधन भी हमें जानना जरूरी है और नवीकरणीय संसाधन भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आगे हम नवीकरणीय संसाधन पे जो है हम आ चुके हैं। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होता है कि वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक, चंद्रबिंदु होता है, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। यानी कि वैसे संसाधन जिनमें भौतिक हो, क्या हो, भौतिक गुण हो, रासायनिक गुण हो, ठीक है, और यांत्रिक प्रक्रिया हो, यानी भौतिक द्वारा भी उत्पन्न होता हो, रासायनिक द्वारा भी उत्पन्न होता हो और यांत्रिक द्वारा भी उत्पन्न होता हो, वह होता है क्या, आपका नवीकरणीय संसाधन। अब देखिए भौतिक द्वारा जो उत्पन्न हो सकता है, देखिए सौर ऊर्जा, यहाँ भौतिक की भी जरूरत है,
रासायनिक की भी जरूरत है और यांत्रिक की भी जरूरत है। हमें तीनों चीज की जो है जरूरत है। देखिए उसके बाद दिया गया है पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा भी इस तीनों की जरूरत है। अगर यह तीन नहीं होंगे तो शायद यह पवन ऊर्जा तैयार नहीं होगा मेरा। जल विद्युत जरूरी है भाई, भौतिक भी चाहिए, रासायनिक चाहिए, यांत्रिक भी चाहिए। देखिए वन और वन प्रणाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा आपके लिए, कि भौतिक भी हो और क्या हो, रासायनिक भी हो और यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सके, वह होता है क्या, आपका नवीकरणीय संसाधन। जैसे के लिए मैं आपको बताया कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय विद्युत ऊर्जा, वन वन प्रणाली इत्यादि। यहां तक क्लियर होंगे सभी लोग। चलिए आगे देखेंगे कि अनवीकरणीय संसाधन क्या है। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे, तो कहेंगे हम क्या कि ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लाखों वर्ष लग सकते हैं और यह पुनर्निर्माण नहीं होता है। जैसे के लिए बेटा यहाँ है जीवाश्म ईंधन। देखिए कितना अच्छा बात कहा गया है कि कितना भी वर्ष आपको लग जाए, लेकिन जीवाश्म ईंधन पुनः तैयार होने वाला संसाधन नहीं है। इसलिए जीवाश्म ईंधन संसाधन नहीं होता है कि एक बार जो जहां पे जीवाश्म ईंधन है, अगर वहां से सभी खनिज पदार्थ को निकाल लिया जाएगा, ईंधन को निकाल लिया जाएगा, तो वहां पुनः ईंधन जो है तैयार नहीं होगा। जैसे कोयले की खान से कोयला निकाल लिया जाए तो क्या वहां फिर पुनः कोयला बनेगा, बिल्कुल नहीं होगा। जहां पेट्रोल निकलता है, अगर वहां से पेट्रोल निकाल लिया जाए तो क्या पेट्रोल मेरा बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो यही होता है जीवाश्म ईंधन, कि ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि एवं जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लाखों वर्ष लग सकते हैं और यह पुनर्निर्माण नहीं होता है। उसे हम कहते हैं क्या, अनवीकरणीय संसाधन। जैसे के लिए दिया गया है जीवाश्म ईंधन। बिल्कुल आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही रोचक वीडियो जो है आप लोगों को कंटिन्यू देखने को मिलेगी। आप लोगों को मैं बता दिया कि मेरी लाइव क्लास जो है पर डे जो है 8 बजे शाम को जो है मिलेगी, तो मिलेगी ही। चलिए यहाँ हम देखेंगे आगे टॉपिक पे थोड़ा सा हम बेटा ध्यान देंगे, क्योंकि समय भी निकला जा रहा है और बोलेंगे सर आपने अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं मुझे। चलिए भाई, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। अब देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। आपको हाईलाइट करके पहले ही टॉपिक में जो है बता दिया गया था कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा स्वामित्व संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा जो है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये चारों टॉपिक जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एकदम चारों टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिल्कुल पुश ना करिएगा, बिल्कुल स्किप ना करिएगा और पूरे अंत तक जो है इस वीडियो को वॉच एक बार जरूर कर लीजिएगा, और शायद आप कभी जो है जीवन में संसाधन नहीं भूल पाइएगा, इसका मुझे दावा है। चलेंगे यहाँ हम थोड़ा सा टॉपिक पे ध्यान देंगे कि व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है। व्यक्तिगत संसाधन, तो देखिए ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के लिए अधिकार क्षेत्र में होता है जिनके बदले सरकार को लगान भी चुकाना पड़ता है, उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। यानी इस बात से आप शायद सहमत नहीं होंगे कि सर आपने तो जो बताया इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। तो कैसे मैं आपको बताऊं कि ताकि आपके दिमाग में जो है सेट हो जाए, तो बिल्कुल जो है ये बात आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। व्यक्तिगत संसाधन उसे कहते हैं जो आपके पूर्वज, आपके माता पिता या खुद आपने किसी भी वस्तु को खरीदा है और उसका लगान यानी कि उसका अभी बोला जाता है टैक्स या जीएसटी, अभी के तौर पे टैक्स बोला जाता है या जीएसटी बोल सकते हो, वही जो है सरकार को आपको चुकानी पड़ेगी।
जैसे के लिए यहाँ दिया गया है बेटा खेत। अब मुझे बताइए यहाँ पे कि खेत दिया गया है, तो खेत आप स्वयं खरीदिएगा, मानते हैं कि स्वयं आप खेत को खरीद लीजिए। चलिए मैं मानता हूं कि आपने एक खेत को खरीदा, तो खेत को जिस दिन आपने खरीदा, जिस दिन परचेज किया, उस दिन खेत का दाखिल खर्च कराना होगा, रजिस्ट्री कराना होगा, तो उसका टैक्स सरकार को 15% जो है आपको दे देनी है। तो यही हुआ आपका लगान, कि यह आपका है बट सरकार को लगान देते रहिए। साल में हम खेत का जो है क्या कराते हैं, दाखिल खारिज कराते हैं, उसके लिए भी सरकार को हम क्या करते हैं, लगान देते हैं, टैक्स देते हैं, तब हम बोल सकते हैं दावे से कि यह हमारा खेत है। मकान भी वही सिस्टम है कि मकान जब भी आप खरीदिएगा तो आपसे अगर कैश में कोई ले लेता है तो चलो वो तो चोरी कर लिया, बट जिस दिन आपसे बैंक से लिया पैसा, बैंक से अगर पैसा मकान का लिया, तो समझिए कि वह बैंक से पैसा लगान के तौर पे कुछ कट जाएंगे और मकान जो है आपके नाम पर रजिस्ट्री कर दिया जाएगा। देखिए मोटरसाइकिल भी रखा गया है इसमें, कि मोटरसाइकिल जिस दिन मोटरसाइकिल आप खरीदते हैं मार्केट से, जिस दिन जाके दुकान से लेके चले आए, उस दिन 70 से 80,000, 90,000, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया का बाइक लेके आते हैं, तो क्या 2 लाख रुपया जो आप देते हैं, क्या वह बाइक कंपनी वाली ले लेती है क्या? बिल्कुल नहीं लेती। यहाँ भी टैक्स पे उसको करना पड़ता है, टैक्स पे करके जो है आपका बाइक का दाम 2 लाख रुपया वह लगाया है। यहाँ जो है रोड टैक्स भी आप ही को देना है, इंश्योरेंस जो है आप ही को कराना है, पोल्यूशन जो है आप ही को कराना है, तो सब टैक्स जो है सरकार को देनी पड़ती है, यानी लगान देनी पड़ती है। तालाब आप ले लीजिए, उसमें मछली पालन कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको लगान देनी होगी। बगीचा आप लगा लीजिए, उसके लिए भी आपको बगान देनी होगी। यानी कि ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले जो है सरकार को आप क्या करते हैं, लगान चुकाते हैं, उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। यहाँ बिल्कुल आप क्लियर होंगे, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। चलिए आगे देखेंगे कि समुदाय संसाधन क्या होता है बेटा। समुदाय संसाधन किसे कहेंगे, कि ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग समूह के सुलभ होता है, उसे ही समुदाय संसाधन हम कहते हैं। अधिपत्य मतलब क्या होता है, यानी सबका अधिकार। अधिपत्य मतलब क्या होता है, सबका अधिकार, सबका अधिकार। अब देखिए कि सबका अधिकार किस पे होता है, आप कहिएगा कि सर किस पे सबका अधिकार होता है। पूरे मतलब जिस गांव में आप रहते हैं, जिस गांव में आप रहते हैं उसमें आपका अधिकार है कि नहीं है, जरूर दम 101% जो है आपका अधिकार है। इस गांव में पूरा अधिकार जो है आपका है। देखिए पंचायत भवन, पंचायत भवन में पूरे उस पंचायत के लोग जो है निवास करते हैं, और जिनकी आवश्यकता पड़ेगी वो पंचायत भवन अपने हैंड में लेकर उस कार्य को पूरा कर सकता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि गाँव में शादी विवाह कोई छोटा मोटा फंक्शन हो, तो हम पंचायत भवन मुखिया से लेकर जो है प्रधान से लेकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं, तो पंचायत भवन सभी का होता है। अब देखिए उसी बात पे आया एक सामुदायिक भवन। सामुदायिक भवन भी सरकार एक बना देती है, जिसमें सभी व्यक्ति गांव के जाके जो है शादी विवाह फंक्शन कुछ भी हुआ या रहना सोना खाना पीना आप आराम से जाके कर सकते हैं, वह आपका अधिकार है, उस अधिकार को कोई नहीं तोड़ सकता है। तो पंचायत भवन हुआ, सामुदायिक भवन हुआ, आपका तालाब हुआ। गांव का तालाब एक होता है, जैसे के लिए मान लीजिए कि आपके यहाँ एक तालाब खोद दिया गया है, जिसमें आप जाके स्नान कर सकते हैं, भैंस को नहला सकते हैं, लेकिन उसे गंदा भी आप कर सकते हैं, लेकिन गंदा करना हमारा परम कर्तव्य नहीं है। अगर गंदा करेंगे तो हमारे आस पड़ोस के लोग भी जो है उस पानी से दूषित हो जाएंगे और उन्हें भी बीमारी हो जाएगी और आपको भी बीमारी हो जाएगी। इसलिए तालाब को जो है हम गंदा नहीं करेंगे, तालाब को जो है हम क्या करेंगे, गंदा नहीं करेंगे। तो तालाब जो है यह सार्वजनिक होता है। मंदिर पे किसी का रोक नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है कि मंदिर सबके लिए बना है। हिंदू के जितने भी लोग होते हैं वह जाके मंदिर में पूजा कर देते हैं, वहां जाति विशेष नहीं देखा जाता है।
जाति विशेष वहां नहीं होता है कि ये छोट जात के हैं मंदिर में मेरे पूजा नहीं करेंगे, बड़ जात के हैं तो मेरे मंदिर में जाके पूजा करेंगे। तो यहाँ जाति विशेष की कोई भी बात नहीं होती है। मस्जिद में भी यही कहानी है। मुस्लिम मुस्लिम लोगों के लिए मस्जिद बनाया गया है जिसमें जाकर वह नमाज अदा कर सकते हैं। उनके लिए ये नहीं बॉन्ड किया गया है कि ये बड़ा मुसलमान है, ये छोटा मुसलमान है, ये बड़ी जाति से है, ये छोटी जाति से है। मस्जिद है तो उसमें जाके नमाज वह पढ़ सकता है। देखिए शमशान घाट, शमशान घाट भी एक ऐसा है कि कोई दावे से नहीं कह सकता है कि हमारा है। जिस गांव में आप रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस गांव में आप रहते हैं, उस गांव में एक शमशान घाट होता है जहाँ पे कोई अगर डेथ करता है तो उनका दाह संस्कार वहां किया जाता है। तो शमशान घाट जो है सबका अधिकार है। विद्यालय, विद्यालय भी सबका अधिकार में है। पूरे गांव का अधिकार है, पूरे पंचायत का अधिकार है, दूसरे गांव का भी इस पे अधिकार है। जिसका बच्चा विश्वविद्यालय में जाके पढ़ता है उस विद्यालय का उसका अधिकार है। तो यह विद्यालय जो हुआ, यह क्या हुआ, आपका समुदाय संसाधन। तो बोलिए यहाँ से बिल्कुल क्लियर होगी। अब एक आखिरी टॉपिक जो है आपका है राष्ट्रीय संसाधन। देखिए राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है कि कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। देखिए देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन जो होता है क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन होता है। और ज्यादातर जो है हम राष्ट्र देश की जहां बात करेंगे वहां राष्ट्र भी जुड़ेगा। जैसे हिंद महासागर, हिंद महासागर में बंटवारा कर दिया गया है कि यह हमारा इतना क्षेत्र है, यह इतना क्षेत्र है। ये भारत का क्षेत्र है तो ये पाकिस्तान का क्षेत्र है तो यह चीन का क्षेत्र है। तो हिंद महासागर में ये चीज का बंटवारा कर दिया गया है कि किसी भी राष्ट्र के अंतर्गत पाए जाने वाली सभी संसाधन एवं तट से 19.2 किलोमीटर, याद रखिएगा ये जीएस का भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 19.2 किलोमीटर दूर तक पाया जाने वाला संसाधन शामिल है और 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक। बात समझ लीजिएगा यहाँ पे कि 19.2 किलोमीटर दूर स्थित तक पाए जाने वाले संसाधन सागर में, अब महासागर में जब प्रवेश कर जाइएगा तो 200 किलोमीटर। सागर में कितने, 19.2 किलोमीटर और महासागर में 200 किलोमीटर तक क्षेत्र जो है हर देश हर राष्ट्र का होता है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे टॉपिक आपके सामने आ गया, नया टॉपिक अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन कि ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है, उसे हम क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय मतलब क्या, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र, जैसे भारत एक राष्ट्र हुआ, अंतरराष्ट्रीय क्या हो जाएगा, जैसे कि एक जापान हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, ये सब क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय जात हुए, अंतरराष्ट्रीय सॉरी अंतरराष्ट्रीय हो गए। तो समुद्री तट से यानी महासागर से 200 किलोमीटर की दूरी पर, 200 महासागर के 200 किलोमीटर दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय संसाधन तक, यानी 200 किलोमीटर के एरिया में जो है आप जो भी करना चाहते हैं कर लीजिए, उसके आगे जाइएगा तो दूसरे का क्षेत्र पड़ जाएगा। तो इसलिए देखिएगा कि बोला जाता है कि यह मेरा प्रांत है, यहाँ अगर जाइएगा तो पाकिस्तान में चला जाइएगा, पाकिस्तान वाला पकड़ के आपको बंदी बना लेगा, इंडिया में प्रवेश कर जाइएगा तो इंडिया वाला आपको बंदी बना लेगा। तो यही होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब देखिए यहाँ संभावित संसाधन क्या है, तो किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान में किसी कारण विशेष से नहीं किया जाता है परंतु भविष्य में इसके उपयोग की पूरी संभावना होती है, उसे हम क्या कहते हैं, संभावित संसाधन। संभावित का अर्थ देखने को ही मिल रहा है, संभावित या संभावित बात एक ही है, संभावना है, संभावना है कि यह चीज होगा, यह फिक्स नहीं है, यह फिक्स नहीं है, यह फिक्स नहीं है, अनफिक्स है कि संभावना है। जैसे में कि यहाँ दिया गया राजस्थान एवं गुजरात के पवन एवं सौर ऊर्जा बना हुआ है लेकिन इसका इस्तेमाल अभी नहीं किया जा रहा है। संभावना है कि किया जाए और संभावना है भी कि नहीं किया जा सकता है।
तो इसके विशेष उदाहरण हो गए राजस्थान एवं गुजरात के पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा। उसके बाद टॉपिक दिया गया है संचित कोष संसाधन। अब संचित कोष संसाधन क्या है कि ऐसे संसाधन जिनके उपयोग की जानकारी होती है परंतु अभी इसका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, इसे भविष्य की पूरी पूंजी वाले ऐसे संसाधनों को संचित कोष संसाधन कहते हैं। यानी कि ऐसे संसाधन जिनके उपयोग की जानकारी होती है परंतु अभी इसका उपयोग प्रारंभ नहीं किया गया, यानी शुरुआत नहीं किया गया है, इसे भविष्य की पूरी पूंजी वाले ऐसे संसाधन को संचित कोष संसाधन कहते हैं। जैसे भारत में अभी थोरियम से जो है बिजली पैदा करने के लिए जो है तैयारी हो रही है, बट इसके लिए अभी संसाधन नहीं है। अभी जिस दिन उसकी पूंजी पूरी हो जाएगी, संसाधन पूरी हो जाएगी, तो उस दिन जो है थोरियम से जो है बिजली पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे कोई किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करें, या नहीं दिक्कत है तो मैं आगे चलता हूँ। अब यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके सामने दिया गया है। यहाँ देखेंगे कोयला किस प्रकार का संसाधन है। मैंने अभी आपको बताया कि कोयला जो है क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति युक्त संसाधन है। अब यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र के सभी अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो यानी कि 200 किलोमीटर। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संसाधन है, तो डाकू की अर्थव्यवस्था का संसाधन क्या है, संसाधन के विदोहन से इस चीज को याद रखिएगा। 5वां क्वेश्चन है कि समुद्र क्षेत्र के राजनीतिक सीमा की कितने किलोमीटर दूरी तक क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा से निहित है, तो 19.2 किलोमीटर तक। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को क्या करिएगा, आप लाइक कर दीजिएगा और एक काम करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ में अगर पहली बार हो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। जो है अब हम नेक्स्ट डे जो है आपसे मिलेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक कमेंट में जरूर लिखिएगा कि यस सर वीडियो बहुत अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।